मध्यकालीन इतिहास यानी कि भारत का मध्यकालीन इतिहास के बारे में आज का टॉपिक में चर्चा होने वाला है। ये जो बुक है खान सर का क्विक नोट्स रिवीजन जो बुक है उसी बुक का ये क्लास है। तो इसमें पहला टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। पहला टॉपिक यानी कि पहला लेसन का नाम क्या है? भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब के भारत पर आक्रमण के विषय में विस्तृत विवरण 9वीं शताब्दी, कब? 9वीं शताब्दी की बिलादुरी की किताब, किसकी किताब? बिलादुरी की किताब फुतू अल बलदान में मिलता है। किस किताब में मिलता है? तो ये किताब का नाम है फुतू अल बलदान और यह किसकी किताब है? तो बिलादुरी की किताब है। 1712 ईस्वी में 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब अरबों ने आक्रमण किया था तो उस समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यानी कि जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था तो जो आक्रमण हुआ था वह किस उद्देश्य से हुआ था? तो धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अरबों ने सिंध में ऊँट पालन, खजूर की खेती व दिरहम नामक सिक्के प्रचलित किए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधवासियों से पहली बार जजिया नामक कर वसूल किया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कलील व दिमन्ना के नाम से हुआ है। दूसरा लेसन है भारत पर तुर्क आक्रमण। दूसरा लेसन का नाम क्या है? भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरणों में हुआ था। भारत पर तुर्कों का आक्रमण कितने चरणों में हुआ था? तो 2 चरणों में हुआ था। प्रथम महमूद गजनी ने किया था और दूसरा मोहम्मद गौरी ने किया। तुर्क सरदार अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। यामनी वंश का संस्थापक सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम व दामाद था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी कौन था? तो यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया और उसके साम्राज्य पर कब्जा किया। सुबुक्तगीन की विजयों से प्रेरित होकर महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था और यहाँ से धन दौलत लूट कर वापस गया था। महमूद गजनी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं करना था बल्कि धन लूटना था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय, इन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के। इसमें किसकी पराजय हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। इसके बाद भारत में तुर्कों की स्थापना हो गई। किस युद्ध के बाद भारत में तुर्कों की स्थापना हुई? तो तराइन का दूसरा युद्ध, और यह तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तीसरा लेसन है दिल्ली सल्तनत। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, जिसमें सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश ने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक था। उदारता के कारण उसे लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत
इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। वह ऐबक का गुलाम था। यह किसका गुलाम था? इल्तुतमिश। तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश से जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुआ था तब वह कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। सुल्तान बनने के बाद उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इल्तुतमिश ने सुल्तान को पद को क्या बना दिया? तो वंशानुगत बना दिया। इल्तुतमिश ने मिनहाज सिराज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया था। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली की स्थापना की। उसने तुर्कान चहलगानी के नाम से 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। और तुर्कान चहलगानी नामक संगठन का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चांदी का टांका किससे धातु का होता था? तो यह चांदी का होता था। और जीतल किस धातु का होता था? तो तांबे का। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चांदी का टांका एवं तांबे का जीतल जारी किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया के मामले में दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। जजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान कुबा यानी कि कोट और कुला यानी कि टोपी पहनकर दरबार में शासन किया। रजिया के बाद नासुरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि, यानी कि रजिया के बाद कौन शासक बनता है? तो नासुरुद्दीन महमूद शासक बनता है और यह बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान करता है और सल्तनत का नाइब ए ममलिकात यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त कर शासन की वास्तविक शक्ति उसके हाथों में सौंप दी। यानी कि जो नासुरुद्दीन महमूद होता है वह बलबन को प्रधानमंत्री बनाकर वास्तविक शक्ति उसके हाथों में सौंप देता है। बलबन ने 20 वर्ष वजीर तथा 20 वर्ष सुल्तान के रूप में शासन किया। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किस शासक ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। बलबन ने किस सिद्धांत को अपनाया था? तो राजत्व के सिद्धांत को अपनाया और उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना गया है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। बलबन ने तुर्कान चहलगानी को नष्ट कर दिया। बलबन ने दीवाने अर्ज की कौन सा विभाग था? तो केंद्रीय सैन्य विभाग था। एवं दीवाने बरीद यह कौन सा विभाग था? तो केंद्रीय गुप्तचर विभाग का गठन किया था। बलबन ने दीवाने अर्ज एवं दीवाने बरीद का गठन किया था। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जैसे कवि रहते थे। अगला टॉपिक है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति कहलाती है। खिलजी वंश की स्थापना क्या कहलाती है? तो खिलजी क्रांति कहलाती है। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी में अपना राज्याभिषेक किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की राजधानी किसको बनाया था? तो किलोखरी को बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी की उसके भतीजे एवं दामाद, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा जगह का नाम है, कड़ा में हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में कराया। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी जो था उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया और अपना वह राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में कराया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। इससे आक्रमण से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। वह मंगोलों से सुरक्षा के लिए उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो सीरी को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई
अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी व सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूला, जिसे मशाहत कहा गया, जिसमें बिस्वा को न्यूनतम इकाई माना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 यानी कि 50% 1/2 भाग कर दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। अगला टॉपिक है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। किसने तुगलक वंश की स्थापना की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। उसने 1/5 या 1/3 लगान वसूल किया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जौना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हो गई। यह बंगाल अभियान से जब लौट रहा था तो जौना खान द्वारा एक महल का निर्माण कराया गया था लकड़ी का, और वह जब भी उसमें वह विश्राम कर रहा था तो वह महल गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जौना खान मुहम्मद बिन, यानी कि जौना खान किसे कहा जाता है? तो मुहम्मद बिन तुगलक को। जौना खान मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुहम्मद बिन तुगलक को अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण एवं रक्त पिपासु शासक कहा गया है। उसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक के। मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? तो रेहला में मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया है। मुहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों की सहायता के लिए दीवान अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि अमीर एक कोही जो विभाग था वह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो कृषि विभाग से संबंधित था, और इसका निर्माण यानी कि स्थापना किसने करवाया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। बर्नी ने मुहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख किया, जिस कारण यह सफल शासक नहीं, अपने जीवन काल में सफल शासक के रूप में नहीं उभरा था। वो 5 योजनाओं को देखते हैं लोग। पहला था दोआब में कर वृद्धि कर देना। उसके बाद देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा कारण था सांकेतिक मुद्रा जारी करना। चौथा कारण था खुरासन पर आक्रमण, और 5वां कारण था कराचिल अभियान आदि। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने विजयनगर और 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। सिंध यानी कि ढट्टा के विद्रोह को दबाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर बदाऊनी ने कहा, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। किसे कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। यह पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। अपने दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें उसके द्वारा स्थापित 3 प्रसिद्ध नगर थे। पहला हिसार फिरोजा, दूसरा जौनपुर और तीसरा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कहाँ पे है? तो दिल्ली। जौनपुर की स्थापना उसने अपने भाई जौना खान की याद में की थी। इसने अशोक के स्तंभ अभिलेखों को मेरठ व टोपरा को दिल्ली में लाकर स्थापित किया था। इसने
अद्दा व बीख नामक तांबा तथा चांदी के 2 सिक्के चलाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों को हटाकर शरीयत द्वारा चलाए गए केवल 4 कर लगाए। पहला था जजिया कर, दूसरा था ज़कात, तीसरा था खराज व चौथा था खुम्स। फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। उसने सिंचाई कर हक ए सर्ब लगाया जो भूमि की उपज का 10% होता था। उसने फलों के 1200 बाग लगवाए। हक ए सर्ब कर जो था वह किससे संबंधित था, तो वह सिंचाई कर था। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार विभाग की स्थापना की। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्यकालीन भारत यानी कि दिल्ली सल्तनत में रोजगार विभाग की स्थापना सबसे पहले किस शासक ने करवाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना, रोजगार विभाग की स्थापना किसने करवाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया। अब अगला टॉपिक है सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिज्र खां ने। उसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत आला की उपाधि धारण की। खिज्र खां अपने सिक्कों पर हमेशा तुगलक शासकों का नाम अंकित करवाया। रैयत आला की उपाधि किसने धारण किया था, तो खिज्र खां ने धारण किया था। खिज्र खां तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख, तैमूर का पुत्र कौन था, तो शाहरुख था, को भारत से निरंतर कर भेजा एवं स्वयं को उसके अधीन मानकर अपने खुतबे पर शाहरुख का नाम रखा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश। बहलोल लोदी ने दिल्ली में प्रथम अफगान वंश की स्थापना की और वह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह एक योग्य शासक था। उसने बहलोली नामक सिक्का चलवाया। बहलोली नामक सिक्का किसने चलवाया था, तो बहलोल लोदी ने। सिकंदर शाह लोदी इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। 1504 ईस्वी में उसने आगरा की स्थापना की। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया, वह मारा गया। यह प्रथम सुल्तान था जो युद्ध स्थल में मारा गया, यानी कि इब्राहिम लोदी था वह एक ऐसा सुल्तान था, यानी कि एक ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में, यानी कि प्रथम सुल्तान था जो युद्ध स्थल में मारा गया। सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी शासक बना। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। इमारत कौन कौन से है, उसके निर्माणकर्ता कौन है और स्थान यानी कि वर्तमान स्थिति उसकी क्या है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और यह दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश ने करवाया था, ये भी दिल्ली में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था और यह अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो अजमेर में। इल्तुतमिश का मकबरा, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और यह दिल्ली में है। जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और यह बदायूं में है। कहाँ पे, बदायूं में। अतार्किन का दरवाज़ा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और यह नागौर यानी कि जोधपुर में स्थित है। सुल्तानगढ़ी अथवा नासुरुद्दीन का मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और यह दिल्ली में है। लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया था और यह दिल्ली में है। बलबन का मकबरा का निर्माण बलबन ने ही करवाया था और यह भी दिल्ली में है। जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और यह दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा, ये इंपॉर्टेंट है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये भी दिल्ली में है। हजार सितून स्तंभ है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था, ये भी दिल्ली में है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था और यह दिल्ली में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, और यह मकबरा कहाँ पे है, तो दिल्ली में। फिरोज शाह का मकबरा जूना शाह खाने जहाँ ने इसका निर्माण करवाया था और यह दिल्ली में है। काली मस्जिद का निर्माण जूना शाह खाने जहाँ ने करवाया था और यह काली मस्जिद कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद जूना शाह खाने जहाँ ने इसका निर्माण करवाया था और ये मस्जिद कहाँ पे है, तो दिल्ली में। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री
मियाँ भुआ ने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था और यह दिल्ली में है। मुगलकालीन स्थापत्य कला इमारत निर्माणकर्ता और स्थान। काबली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था और यह कहाँ पे है तो पानीपत में। दीन पनाह नगर इसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था और यह दिल्ली में है। पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया और यह पुराना किला कहाँ स्थित है तो दिल्ली में। शेरशाह का मकबरा का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था और यह कहाँ पे है तो सासाराम बिहार में स्थित है। हुमायूं की मकबरा का निर्माण किसने करवाया था तो हाजी बेगम ने करवाया था और यह मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। आगरा का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था और यह कहाँ पे है आगरा का किला तो आगरा में। जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। तुर्की सुल्ताना महल का निर्माण अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। मरियम महल का निर्माण अकबर ने ही करवाया था फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा, ये इंपॉर्टेंट है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था तो अकबर ने और यह कहाँ पे है तो फतेहपुर सीकरी में। इस्लाम शाह का मकबरा शेख सलीम चिश्ती का पौत्र था। इस्लाम शाह कौन था तो शेख सलीम चिश्ती का पौत्र था और इसका मकबरा का निर्माण अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। यह मकबरा कहाँ स्थित है तो फतेहपुर सीकरी में। शाहबुर्ज का निर्माण किसने करवाया था तो शाहजहां ने करवाया था और यह आगरा में स्थित है। लाल किला, मोती महल, नौलखा महल ये सब का निर्माण किसने करवाया था। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, मोती महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, नौलखा महल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। और लाल किला कहाँ स्थित है तो दिल्ली में, मोती महल दिल्ली में और नौलखा महल कहाँ पे है तो लाहौर में है। रबिया उद्दुरानी या बीबी का मकबरा को किस नाम से जाना जाता है तो बीबी के मकबरा के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था और यह कहाँ पे है तो औरंगाबाद में है। बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था और यह कहाँ पे है तो लाहौर में। मोती मस्जिद लाल किले के भीतर, मोती मस्जिद दो हैं तो यह जो है मोती मस्जिद यह लाल किले के भीतर है और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और कहाँ पे है तो दिल्ली में। अगला चैप्टर है विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की। विजयनगर पर क्रमशः 4 वंशों संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश एवं आरवीडी वंशों ने शासन किया। हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी तो हम्पी थी। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री का नाम कौन से देश से आए थे और उस समय कौन सा शासन कर रहा था तो निकोलो कॉन्टी यह कहाँ का यात्री था तो इटली का यात्री था और यह किसके समय भारत आया था तो देवराय प्रथम के समय भारत आया था। अब्दुल रज्जाक यह फारस का यात्री था। देवराय द्वितीय के समय यह भारत आया था। नूनीज यह पुर्तगाल का था। अच्युत देवराय के समय यह आया था। डोमिंगो पायस यह पुर्तगाल का यात्री था और कृष्ण देवराय के शासनकाल में यह भारत आया था। बारबोसा यह पुर्तगाल का यात्री था और कृष्ण देवराय यानी कि डोमिंगो पायस और बारबोसा ये दोनों पुर्तगाली थे और यह कृष्ण देवराय के शासनकाल में भारत आए थे। हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसने बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। अगला लेसन है सूफी एवं भक्ति आंदोलन। अगला लेसन का नाम क्या है सूफी एवं भक्ति आंदोलन। 12वीं शताब्दी में सूफीवाद का भारत में प्रवेश हुआ। सूफी सिलसिले 2 भागों में विभाजित थे। पहला था बासरा, इस्लामी कानूनों में विश्वास रखते थे और दूसरा था बेसरा, इस्लामी कानूनों में विश्वास नहीं रखते थे, में विभाजित थे। बेसरा घुमक्कड़ संत थे। बेसरा क्या थे तो घुमक्कड़ संत थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरवर्दी सिलसिले काफ़ी प्रचलित थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे तो मोहम्मद गौरी के साथ। इन्होंने यहाँ चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। किस संप्रदाय की शुरुआत की तो
चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की? चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र क्या था? तो अजमेर था। सूफी सिलसिले एवं उसके संस्थापक, सूफी सिलसिले और उसके संस्थापक। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सुहरवर्दी सिलसिला के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी थे। कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल्ला कादिर जिलानी थे। कादरी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। सतारी सिलसिला के संस्थापक के शाह अब्दुल्ला थे। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक बदरुद्दीन थे। अगला टॉपिक है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य थे। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे? शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए। पहला था ज्योतिपीठ मठ, यह कहाँ पे स्थित है? तो बद्रीनाथ में। गोवर्धन पीठ मठ, यह कहाँ पे है? तो पुरी में। शारदा पीठ द्वारिका। श्रृंगेरी यानी कि मैसूर में स्थित है। रामानुज भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। वे सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। रामानुज भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे और वे किस भक्ति में विश्वास रखते थे? तो सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12। रविदास, रैदास, कबीर ये जुल्हा जाति से थे। धन्ना जाट किसान, सेन नाई, सगना कसाई, पीपा राजदूत। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जो कबीर थे, संत कबीर, यह किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रामानंद कबीर के गुरु थे। रामानंद किसके गुरु थे? तो कबीर के गुरु थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक व आदि ग्रंथ में संकलित है। कबीर की शिक्षाएं कहाँ पे स्थित है? तो बीजक व आदि ग्रंथ में संकलित है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। गुरु नानक किस बाबा से प्रभावित थे? तो सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। गुरु नानक साहब के संगीत के साथ गाया करते। गुरु नानक रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। विठोबा पंथ के 3 महान गुरु थे। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। विठोबा पंथ के 3 महान गुरु थे। पहले थे ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद व गौड़ीय वैष्णव धर्म का संस्थापक माना जाता है। बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद व गौड़ीय वैष्णव धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चैतन्य को। भक्ति आंदोलन के संतियों उनके संप्रदाय। रामानुजाचार्य का संप्रदाय कौन था? तो श्री संप्रदाय की इन्होंने स्थापना किया था। माधवाचार्य इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया था। वल्लभाचार्य इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना किया था। गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ की स्थापना की थी। जो रामानुजाचार्य थे उनका सिद्धांत क्या था? तो विशिष्टाद्वैतवाद ये सिद्धांत दिए थे। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने किया था। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो माधवाचार्य ने दिया था। शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत थे वल्लभाचार्य ने दिया था। निबार्क के इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना किया था। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय की स्थापना किए थे। चंडीदास ये बाउल संप्रदाय की स्थापना किए थे। शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किए थे। शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय की स्थापना किए थे। और अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो शंकराचार्य ने। निम्बकाचार्य द्वैतवाद या भेदवाद का प्रतिपादन किया था। चैतन्य अचिंतन्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना किया था। तुकाराम वारकरी पंथ की स्थापना किए थे। तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना किया था? तो वारकरी पंथ की स्थापना किया था। नामदेव विठोबा भक्ति वारकरी संप्रदाय। नामदेव किससे संबंधित है? तो विठोबा भक्ति से संबंधित है और वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। अगला लेसन है मुगल साम्राज्य। अगला टॉपिक का नाम क्या है? मुगल साम्राज्य।
मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। किसने की थी? तो बाबर ने की थी। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का पांचवा और माता की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंश था। मुगल तुर्की जाति के चगताई तुर्क थे। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर की विजय हुई, जिसके मुख्य कारण थे तोपखाना व कुशल सेनापति थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध पद्धति व तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। हुमायूं और शेर खां के मध्य चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित कराया गया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज कितने इंच का होता था? तो 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने 180 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया था। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खान के संरक्षण में कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर ने बैरम खान को अपना वकील नियुक्त किया और उसे खाने खाना की उपाधि प्रदान की। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को और अकबर और हेमू के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया तथा पहली बार गुजरात विजय के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से मिला और पहली बार समुद्र देखा। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद रहता था। अब्दुल समद किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक कौन कौन से थे? तो तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि और सर टॉमस रॉ सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर दरबार आया था। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी एवं वास्तुकार उस्ताद इंसा ने बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बेटी जहां आरा ने करवाया था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां की जो बेटी थी जहां आरा ने, उसी ने करवाया था। औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। उसने हिंदुओं पर पुनः जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर लगाया। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया। अगला टॉपिक है मुगल प्रशासन। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की।
दाहशाला नाम की नवीन प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? तो 1580 में। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त, इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला था पोलज भूमि, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल यानी कि उगाए जाते थे। दूसरी भूमि थी पर्ती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तीसरी भूमि थी चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चौथा था बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला था खुद कास्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। दूसरा था पाही कास्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। तीसरा था मुजारियन खुदकास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। अब अगला टॉपिक है मराठा साम्राज्य। अगला टॉपिक का नाम क्या है? मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। किसने की थी? शिवाजी ने की थी। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और उनके संरक्षक दादोजी कोंडदेव, दादा थे संरक्षक दादा कोंडदेव का था। उनके गुरु समर्थ स्वामी रामदास थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ स्वामी रामदास थे। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी के अष्टप्रधान यानी कि शिवाजी के शासनकाल में 8 मंत्रियों का एक परिषद होता था जिसे अष्टप्रधान कहा गया। पेशवा कौन होता था? तो राजा का प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। आमत्य वित्त व राजस्व मंत्री था। वित्त मामला और राजस्व की मामलात यह कौन सुलझाता था? तो आमत्य। वाक्यानीस राजा की दैनिक गतिविधियों का विवरण रखता था। सर-ए-नौबत, ये इंपॉर्टेंट है कि सर-ए-नौबत कौन होता था? तो सर-ए-नौबत सेनापति होता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों को अनुदान की व्यवस्था देखता था। धार्मिक कार्यों को अनुदान की व्यवस्था कौन देखता था? तो पंडित राव। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। सुमंत, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुमंत विदेशों से संबंध स्थापित करने का इसका कार्य होता था सुमंत का। शुरू नवीस या सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना व प्रगणों के हिसाब किताब की जांच करना। तो यहाँ हम लोग का मेडाइवल हिस्ट्री समाप्त होता है। इसके बाद एक 1 शॉट वीडियो में इसी तरह इसमें जितने सारे चैप्टर हैं, अगर कोई वीडियो 2 पार्ट में आता है तो 2 पार्ट में लाया जाएगा, और कोई वीडियो 1 शॉट में आता है तो 1 शॉट में ही लाया जाएगा। इसी तरह इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट जीएस का दिए गए हैं। उसको 1 शॉट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लोग। यह बुक से है जो बहुत अच्छा है रिवीजन करने के लिए, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले गए हैं।